हेलो डियर एस्पिरेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो है सीजीजीएस इंडियन जीएस का पीवाईक्यू एनालिसिस देख रहे हैं 2024 से 26 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक एनालिसिस है। साथ ही हम डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसके जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। साथ ही आसपास की चीज़ों को भी देखते हैं। ये जो सीरीज़ है आपके एमएसआई एग्ज़ाम और जो आरटीओ एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कारगर रहेगा, ठीक, हेल्पफुल रहेगा। इसको आप देख लेते हैं तो आपको कम से कम ये चीज़ पता चल जाएगा कि कहाँ-कहाँ से आपको पढ़ाई करना चाहिए, कौन-कौन से पोर्शन को आपको देखना चाहिए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है महानदी छत्तीसगढ़ की कृषि के लिए वरदान है। ठीक है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का जो मैदान होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी के अपवाह तंत्र है और वहाँ से जो है अधिक क्षेत्र जो है सिंचित होता है। ठीक है, तो महानदी छत्तीसगढ़ की कृषि के लिए वरदान है, ये बात तो सत्य है। ठीक है, कारण महानदी का प्रवाह क्षेत्र 78 लाख हेक्टेयर उपजाऊ मैदान है, बिल्कुल ये सही है। 77 लाख कुछ पढ़ते हैं आप, है ना? तो ये उपजाऊ मैदान है। महानदी बेसिन पर बोई गई भूमि का 28% सिंचित है। ठीक है, ये भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। क्या कारण जो है कथन से रिलेटेड है, देखते हैं। तो महानदी छत्तीसगढ़ की कृषि के लिए वरदान है क्योंकि महानदी प्रवाह क्षेत्र 78 लाख हेक्टेयर उपजाऊ मैदान है एवं महानदी बेसिन पर बोई गई भूमि का 28% सिंचित है, क्योंकि महानदी के कारण ही, ठीक है, जो 78 लाख क्षेत्र है वो सिंचित हो रहा है। ठीक है, और बोई गई भूमि का ये 28% है। तो ये बात भी सत्य है, मतलब कारण जो है कहीं न कहीं व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो कथन और कारण सही है और जो कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है महानदी छत्तीसगढ़ की कृषि के लिए वरदान है, ये पूर्णतः सत्य है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि राज्य की कृषि मुख्य रूप से इसके जल संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है, कारण की अगर बात करें तो महानदी प्रवाह क्षेत्र 78 लाख हेक्टेयर उपजाऊ मैदान है एवं महानदी बेसी पर बोई गई भूमि का 28% सिंचित है, यह भी सत्य है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में महानदी का विशाल उपजाऊ मैदान स्थित है। यह क्षेत्र राज्य का मुख्य धान का कटोरा कहलाता है। इसकी सिंचाई क्षमता और उपजाऊ मिट्टी ही इसके इसे कृषि के लिए वरदान बनाती है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है सही व्याख्या करता है। आप जानते हैं क्यों सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि महानदी के कारण ही 78 लाख जो क्षेत्र है वो सिंचित होता है। ठीक है, जो महानदी बेसिन पर, जो महानदी बेसिन है, जो महानदी का मैदान है ना, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो वहाँ पर जो है 28% जो है भूमि जो है सिंचित होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस कारण कथन और कारण सही है और व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया मलेरिया के विरुद्ध प्राकृतिक चयन का एक उदाहरण है। सिकल सेल की लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया की परजीवी अपनी उष्मायन अवधि भी को पूर्ण नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि जो सिकल सेल है, ठीक है, एक चयन है किसके बदले, मलेरिया के बदले। मतलब जिस व्यक्ति को सिकल सेल है या जो सिकल सेल का वाहक होता है उसके में मलेरिया नहीं हो पाता। ठीक है, उसको मलेरिया नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता कि उसके जो लाल रक्त कणिकाएं होता है वो हंसियाकार का हो जाता है। तो हंसियाकार हो जाने के कारण जो मलेरिया के परजीवी है वो अपना जो है समय काल पूर्ण नहीं कर पाता। ठीक है, जिसके कारण वो जो है बीच में ही खत्म हो जाता है। इस कारण जिस व्यक्ति को सिकल सेल है या जो सिकल सेल रोग के वाहक है, ठीक है, उसको मलेरिया कभी नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। तो सिकल सेल वास्तव में, है ना, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अफ्रीका और एशिया के उन क्षेत्रों में जहां मलेरिया का प्रकोप अधिक है वहां सिकल सेल जीन वाले व्यक्तियों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिकल सेल के वाहक मलेरिया से सुरक्षित रहते हैं, जिससे उनकी जीवित रहने की संभावना जो है बढ़ जाती है। कारण की बात करते हैं, मलेरिया का परजीवी, है ना, प्लाज्मोडियम, मुख्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हंसिए सिकल जैसा हो जाता है। इन विकृत कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण मलेरिया का परजीवी अपना विकास और उष्मायन अवधि इंक्यूबेशन पीरियड सामान्य रूप से पूर्ण नहीं कर पाता। साथ ही शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इन खराब कोशिकाओं को जल्दी नष्ट कर देता है, जिससे परजीवी की संख्या नहीं बढ़ पाती। ठीक है, क्योंकि कारण जो है सीधे तौर पर यह समझता है कि सिकल सेल वाले व्यक्ति को मलेरिया से सुरक्षा कैसे मिलती, इसलिए जो है जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। मतलब दोनों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, देखो इसमें बोला गया है, कथन क्या बोला गया है, सिकल सेल एनीमिया रोग मलेरिया के विरुद्ध जो है प्राकृतिक चयन है। मतलब जिस व्यक्ति को सिकल सेल है, ठीक है, उसको मलेरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण बता रहा है। क्या सेकंड में कारण ही कारण बता रहा है, उसका क्या कारण बता रहा है कि भाई कि उसमें जो
लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, ठीक है? वो हँसिया का आकार का हो जाता है जिस कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और ये अपना जो चक्र है वो पूरा नहीं कर पाता, ठीक है? मतलब कारण जो है उसको पूरा डिफाइन कर रहा है, इसलिए कथन और कारण सही हैं और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्रम वाले क्वेश्चन अभी लगातार व्यापम पूछ रहा है, कभी प्रधानमंत्री का, कभी राज्यपाल का, ठीक है? कभी जो है आपका और किसी मुख्यमंत्री का या आपका इसरो का जो फेमस है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है अध्यक्ष वगैरह को भी पूछता है। तो याद रखिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को इसरो के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रमिक क्रम में प्रारंभ से नवीनतम तक जो है व्यवस्थित कीजिए, ठीक है? काल अनुक्रमिक क्रम में जो है इनको व्यवस्थित करना है कि कौन जो है पहले अध्यक्ष बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर कौन बना, इस प्रकार से जो है हमको इसको जमाना है, ठीक है? तो सोमनाथ जी, है ना? डॉक्टर एस सोमनाथ जी वर्तमान में है ये तो, ठीक है? वर्तमान आप जानते हैं इनको, ठीक है? एम सोमनाथ जी, ठीक। डॉक्टर के धवन डॉक्टर के शिवन, है ना? तो ये पहले थे, ठीक है? उसके पहले आपका किरण कुमार, एस किरण कुमार और उसके बाद राधाकृष्णन। ये कहने का मतलब है जो डॉक्टर के राधाकृष्णन है 2009 से 14 तक रहे। फिर डॉक्टर एस किरण कुमार जो है 15 से 18 तक रहे। फिर डॉक्टर के शिवन जो है 18 से 22 तक और डॉक्टर एस सोमनाथ जो है 22 से लेकर वर्तमान तक, ठीक है? 22 से लेके, ठीक है? तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में चेंज हो चुका है जहाँ तक वी नारायण, है ना? डॉक्टर वी नारायण इसको भी याद रख लीजिएगा। यहाँ वर्तमान मतलब यहाँ तक के लिए वर्तमान है, ठीक है? डॉक्टर वी नारायण इसको याद रखिएगा वी नारायण, ठीक है? डॉक्टर वी नारायण 14 जनवरी को शायद, है ना? मेरे को डेट याद है, एक बार इसको एक बार देख लीजिएगा डेट को एग्जैक्ट, है ना? 2025 14 जनवरी 2025 जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है? डेट को एक बार थोड़ा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना? डॉक्टर वी नारायण अभी वर्तमान में शायद ये अध्यक्ष है, ठीक है? करंट अफेयर का है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है? मेरे को याद आ रहा है उसको मैं बता दिया, फिर भी आप क्रॉस चेक करिएगा ज़रूर क्योंकि मैं क्या है थोड़ा-सा नाम में कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है? तो डॉक्टर वी नारायण 14 जनवरी 2025 का डेट मेरे को याद आ रहा है क्योंकि करंट अफेयर पढ़ा था, उस समय की बात है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा थोड़ा-सा, है ना? तो इसको देखिएगा वर्तमान में कौन है, ठीक है? फिलहाल तो हम इसमें आते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले राधाकृष्णन, फिर एस किरण कुमार, उसके बाद जो है शिवन, फिर सोमनाथ, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो डॉक्टर वी नारायण, ठीक है? इसको भी याद रखिएगा, ठीक है? तो इसको आप देखिएगा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत कृषक परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं? लघु एवं सीमांत श्रेणी क्या होता है उसको पहले जानते हैं। लघु एवं सीमांत किसान, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ अधिकांश किसानों के पास भूमि की उपलब्धता जो है कम है। सीमांत किसान क्या होते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि होती है या 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको बोलते हैं सीमांत। लघु मतलब क्या होता है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जो भूमि होती है उनको बोलते हैं लघु किसान, ठीक है? अगर हम बात करें आंकड़े की तो छत्तीसगढ़ के आधिकारिक आंकड़ों जैसे आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, कृषि गणना के अनुसार जो है राज्य के कुल कृषक परिवारों में से लगभग 82% जो है किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लगभग 82% कहने का मतलब है कि 80% है यहाँ ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है? लगभग 82% जो है लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है अब, ठीक है? क्योंकि अब जो है आपका पेपर जो है अप्रैल में है, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है 2025 25-26 होगा, है ना? 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव। तो आप जानते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो है छत्तीसगढ़ में आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। छत्तीसगढ़ के गांधी कहलाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना फैलाने के कारण छत्तीसगढ़ का गांधी इनको कहा जाता है। अग्रदूत क्यों माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। 1906 में उन्होंने धमतरी में समित्र मंडल की स्थापना की जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। इनका योगदान है कुछ कुछ जिनको याद रखना है। 1920 में धमतरी के पास टंडेन नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया जो भारत के शुरुआती सफल सत्याग्रहियों में से एक था। वे गांधी जी के विचारों से अत्यंत जो है प्रभावित थे। उन्हीं के आह्वान पर गांधी जी पहली बार 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है?
उन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए भी कार्य किया। उन्होंने विशेष रूप से अछूतो उद्धार के लिए जो है 1925 में राजिम के राजीव लोचन मंदिर में दलितों का प्रवेश करा। एक्चुअल में ये जो है राजिम के राजीव लोचन मंदिर में जो है प्रवेश कराने की योजना थी, बट नहीं सफल हो पाया था। तो राम मंदिर में, वहीं पास स्थित राम मंदिर में शायद जो है दलितों को ये प्रवेश कराया था। ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी है दलितों उद्धार के लिए काम किए हैं, अछूतोद्धार के लिए उन्होंने काम किया है, इसको याद रखना है। तो अग्रदूत क्यों माना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। अग्रदूत किन्हें कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी से संबंधित कुछ तथ्य और जो है आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार देखिएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ इसको आप याद रखिएगा, कंडेल नहर सत्याग्रह जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ को आप याद रखना है आपको। ठीक है, उसके अलावा कि कौन कौन से लोग जो है सत्याग्रह में भाग लिए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ठीक है, अब तो कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये वन लाइनर था, इस कारण कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्न में से किससे संबंधित है? केवल धर्मगुरुओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए, केवल पुरुषों के लिए, सभी नागरिकों के लिए? तो आप जानते हैं समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, एक मौलिक अधिकार है जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या करता है? विधि के समक्ष समानता। यह स्पष्ट है करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति, नागरिक या विदेशी को कानून के समक्ष जो है समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समानता का अर्थ क्या होता है? इसका मूल अर्थ है कि कानून की नज़र में जो है सभी समान हैं। यह किसी विशेष वर्ग जैसे केवल धर्मगुरु, महिला या पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है। भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। अतः यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है। तो समानता का अधिकार नाम से ही समझ आ रहा है, सभी लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जिलों की जनसंख्या घनत्व 2011 के बढ़ते क्रम में जो है रखकर आपको जमाना है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा? तो रायपुर में। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा? रायपुर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बिलासपुर में देखने को मिलेगा, है ना? रायपुर, उसके बाद जो है सॉरी, रायपुर के बाद जो है दुर्ग में। ठीक है, दुर्ग के बाद जो है आपको जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद बिलासपुर। ठीक है, तो सॉरी सबसे पहले आएगा यहाँ, चलिए तो इसको जानते हैं। सबसे पहले एन आना चाहिए, तो एन तो है नहीं सबसे पहले। अच्छा, बढ़ते क्रम में जमाना है, तो एन लास्ट में आएगा, एन लास्ट में आएगा, एन लास्ट में आएगा, एन लाइन मतलब ये तो कट जाएगा। उसके बाद जो है रायपुर जो है सबसे लास्ट में है। उसके बाद दुर्ग, दुर्ग दुर्ग क्या है? एल, एल को देखते हैं, एल। ठीक है, उसके बाद के, ठीक है, के उसके बाद जो है एम। ठीक है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में जमाना है। क्रम को ध्यान रखिएगा, बढ़ते क्रम बोला है कि घटते क्रम, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, फिर जो है क्वेश्चन गलत होने की चांस रहता है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे कम जो है बिलासपुर में घनत्व कम है। उसके बाद जांजगीर चांपा 420 आपको दिख रहा है। फिर दुर्ग जो है शहरीकरण के कारण उच्च घनत्व वाला जिला है। फिर रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी और सर्वाधिक शहरीकृत होने के कारण सबसे घनी आबादी। ठीक है, कौन सा जिला है? तो रायपुर जिला है। इसको ध्यान रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। खासकर साक्षरता पढ़िएगा, साक्षरता जो है आप पढ़ना है आपको। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप जो है साक्षरता हो गया, घनत्व हो गया, और उसके अलावा किसमें एसटी, एससी, ओबीसी की जनसंख्या वाला है ना, कौन-कौन सा जिला है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो ये सबसे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ठीक है, लिंगानुपात वगैरह भी पढ़ना है आपको, तो सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक नज़र तो कम से कम देखिएगा, जनसंख्या से एक आध क्वेश्चन बन जाए अभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए अधिनियमों के लागू होने के वर्ष का सही क्रम होगा कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, उसको हमको जो है बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। ठीक है, वाटर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है आपका बना है 2010 में। ठीक है, ये कब बना है? 2010 में। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बना है। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का है। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का।
उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो है 1981 का, ठीक है। चलिए, तो ये आपको वाटर वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, वाटर वाला जो है पहले आ जाएगा, तो एम एन जो है पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एयर वाला आएगा, तो एयर को याद रखिएगा, एयर वाला जो है ओ आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ उसके बाद आपका एनवायरनमेंट वाला आ जाएगा, ठीक है, एम आ जाएगा, ठीक है, तो आपका जो है सी सही है, तो मतलब जिसने भी बनाया था, सही बनाया था, तो ऐसी डेट को आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो वाटर 1974, उसके बाद एयर तो 1981, फिर एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके बाद 1986, फिर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटी जो है 2010 का है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वाटर, एयर, एनवायरनमेंट, फिर बायोलॉजिकल, उसके बाद जो है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है, इसको आप याद रखें, अभी याद कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, फिर एयर हो जाएगा, फिर एनवायरनमेंट हो जाएगा, फिर द बायोलॉजिकल हो जाएगा, फिर द नेशनल ग्रीन, मतलब ग्रीन ट्रिब्यूनल याद रख लीजिएगा, ठीक है, 74, 81, 86, 2002 और 2010, इस प्रकार से आप तुरंत जो है इसको याद करते जाइए, रटते जाइए, एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बन जाएगा फिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शासक को जो विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेके 1565 तक ईस्वी तक से संबंधित है, उनकी पहचान करना है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित को तो हरिहर प्रथम आप जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य हरिहर प्रथम, ठीक है। उसके बाद कृष्णदेव राय आप जानते हैं, 1-2 है ना, देवराय 1, देवराय 2, कृष्णदेव राय। उसके बाद जो है अच्युत देव राय, ये भी जानते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम नहीं है, कुलोत्तुंग प्रथम नहीं होगा, ठीक है। चलिए जानते हैं आप, विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1646, हालांकि मुख्य शक्ति जो है 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध तक जो है सीमित रही, ठीक है। हरिहर प्रथम ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, अपने भाई बुक्का राय प्रथम के साथ मिलकर 1336 में जो है साम्राज्य की स्थापना की। कृष्णदेव राय ये विजयनगर के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक थे, ये तुलु राजवंश के थे, इनका शासनकाल जो है 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक विजयनगर का ये स्वर्ण युग कहा जाता है, इनका कार्यकाल को, ठीक है। उसके बाद अच्युत देव राय, ठीक है, ये कृष्ण देव राय के उत्तराधिकारी और छोटे भाई थे, इन्होंने 1529 से लेकर 1542 ईस्वी तक जो है शासन किया। कुलोत्तुंग प्रथम जो है चोल राजवंश के थे, किससे संबंधित है, ये चोल राजवंश से संबंधित है, एक महान शासक थे जिनका कार्यकाल 11वीं शताब्दी में थी, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं थे। एक चीज याद रखिएगा, 1565 में एक युद्ध होता है, 23 जनवरी 1565 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही जो है निर्णायक युद्ध रहता है, इसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध, या इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह इन दो गांवों के बीच लड़ा गया था। एक और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, जिसमें नेतृत्व थे सदाशिव राय के मंत्री राम राय का, दूसरी ओर थे दक्कन की सल्तनतों का महासंघ, ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिएगा, है ना, तो ये है आपका तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, 23 जनवरी 1565, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तिथि को याद रखिएगा, है ना, मेज द कॉलम में भी आ सकता है, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनतों का महासंघ के बीच, ठीक है, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये चार को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 48 की बात करते हैं, तो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, जैसे दुधारू पशुओं के वध पर रोक है, ठीक है, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। मुख्य प्रावधान की अगर, तो मुख्य प्रावधान है, यह अनुच्छेद निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा, तो अनुच्छेद जो है 50, ठीक है। महत्व, इस पृथककरण का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, ताकि न्यायिक निर्णयों पर सरकार का कोई अनुचित दबाव या प्रभाव न रहे। यह लोकतंत्र के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंध से ये जो है संबंधित है। तो 48 आप जान गए कृषि और पशुपालन से। 50 जो है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 49 जो है आपका
जो स्मारक है, ठीक है, जो भवन है उसको संरक्षण करने के लिए 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से ये संबंधित है। तो इसको आप चारों को आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है? तो डीपीएसपी से क्वेश्चन बना है, देखो यहाँ से डीपीएसपी से क्वेश्चन बना है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है? मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बना हुआ है। तो अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है ना मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, है ना? राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, साथ ही जो आपातकाल है, आपातकाल, यहाँ से क्वेश्चन बना है अभी, है ना? इतने ही को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपातकाल, इधर राज्यपाल को याद रख सकते हैं, राज्यपाल को याद रख सकते हैं, संविधान संशोधन को याद रख सकते हैं, कुछ-कुछ संविधान संशोधन, ठीक है? तो कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है, कम से कम एटलीस्ट आप इतने पोर्शन को देख लीजिएगा, एक-एक नज़र मार लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो जो है आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिलाफत आंदोलन, बंगाल विभाजन, आप जानते हैं 1905 की घटना है बंगाल विभाजन, ठीक है? लखनऊ समझौता 1916 की ये घटना है, ठीक है? उसके बाद सूरत विभाजन जो है सूरत विभाजन 1907 1907 का, ठीक है? और खिलाफत आंदोलन जो है 1919-20 का, ठीक है? 1920 याद रखिए 19-20 का, ठीक है? इस क्रम में आपको जमाना है। बंगाल विभाजन 1905 में होता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 2 दलों में बँटे थे, नरम दल और गरम दल। ठीक है, लखनऊ समझौता होता है तो इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें कांग्रेस के दोनों धड़े नरम दल और गरम दल पुनः एक हुए और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसको भी याद रखिएगा, लखनऊ समझौता। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919-20, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं द्वारा भारत में शुरू किया गया आंदोलन, जिसे बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा। ठीक है, अब जानते हैं असहयोग आंदोलन भी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व निम्न में से कौन नहीं है? पंडित सुंदरलाल शर्मा बिल्कुल है, वामन राव के बिल्कुल है, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है और कौन है? खूबचंद बघेल। माखनलाल चतुर्वेदी जी आप जानते हैं, केवल इनकी एक घटना आपको मालूम होगा, छत्तीसगढ़ में इनको जेल हो जाता है वो वाला, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। बट तीन व्यक्ति का हमेशा योगदान रहता है, तो ये तो तीनों तो प्रमुख हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को आप यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जिन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी कहा जाता है, राज्य में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार के अग्रदूत थे। वामनराव राखे इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ये छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की और इन्हें राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्नदिष्टाओं में गिना जाता है। ठीक है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक एक राष्ट्रीय स्तर के हिंदी कवि और पत्रकार थे। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ से इनका नाता जो है याद रखिएगा था, ठीक है। इन्होंने जो है प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जेल में रहने के दौरान लिखी थी, फिर भी उन्हें छत्तीसगढ़ के मूल ऐतिहासिक व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। इन व्यक्तियों के बारे में तो अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी के बारे में छत्तीसगढ़ की प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग किस मार्ग पर बनाई गई? तो आप जान रहे थे नए सुरंग जो है नया रोड अभी बन रहा है, रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर। इसमें जो है राजमार्ग सुरंग का निर्माण किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग, छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर NH-130CD के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। यह सुरंग छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतर्गत केशकाल और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्रों के पास स्थित है। इस सुरंग का मुख्य उद्देश्य घने जंगलों और वन्य जीव क्षेत्रों, विशेषकर सीता नदी अभ्यारण्य को प्रभावित किए बिना जो है मार्ग बनाना है। इससे वन्य जीवों की आवाजाही में बाधा नहीं आएगी और पर्यावरण का भी जो है संरक्षण होगा। विशेषता क्या है? यह कॉरिडोर भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह से जोड़कर राज्य के व्यापार और परिवहन को नई गति देने का एक जो है योजना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको इसको मिलाना है, ये एक है ना योजना है और उसका छत्तीसगढ़ में शुरुआत कब कब हुआ उसको बताना है। तो पहला दिया हुआ है राज्य पोषित जैविक
जैविक खेती मिशन, दूसरा है सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ में शुभारंभ, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का गठन। ठीक है, आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम गठन ये जो हुआ था 22 मई 2001 को हुआ था। 22 मई 2001 को हुआ था, तो डी का 1 होगा, डी का 4 होगा, डी का 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो डी का, तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसकी स्थापना राज्य गठन के समय के बाद जो है 22 मई 2001 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और व्यावसायिक उपयोग है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत जो है 2016 में की गई थी और छत्तीसगढ़ में उसी खरीफ वर्ष 2016 में इसको लागू कर दिया गया, तो ये 2016 में है। ठीक है, राज्य घोषित जैविक खेती मिशन, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2014 में इस मिशन की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, 2014 में इस मिशन की शुरुआत की थी। बी का 1 होगा, ये बी का 1 है। अच्छा, यहाँ अच्छा क्वेश्चन ही है। तो राज्य घोषित जैविक खेती मिशन 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाने का लक्ष्य था। सब्जी विविधीकरण कार्यक्रम, तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब्जियों की खेती में आधुनिक तकनीकों और विविधीकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 2017-18 में जो है चालू किया गया था। ठीक है, इसका ये होगा, इसका ये। ठीक है, तो ये जो है सुमेलित था। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। देखो, इस योजनाओं के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई बार पूछा गया, कई बार रिपीट किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। जैविक खेती मिशन, ये भी पूछा जाता है बार बार, इसको याद रखिएगा। तो कुछ योजना है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ बातें और आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज रेल मार्ग पर रेलवे सेवाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? परिवहन से ना अभी देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। भूगोल में अगर बात करूँ, भूगोल में जो है ना परिवहन को ज़्यादा पूछ रहा है अभी। क्यों ज़्यादा पूछ रहा है परिवहन को? क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे सड़क निर्माण हो गया, रेलवे निर्माण हो गया, ये जो है कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, तो परिवहन से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। अभी जो है कोर्ट मैनेजर के शायद एग्जाम था, उसमें डायरेक्ट डॉक्टर एल एन वर्मा जी की किताब से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो परिवहन को भी अच्छे से पढ़ना है, खासकर जो है रेलवे को। रेल परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे को ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो कब से चालू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। इसका ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। डॉक्टर एल एन वर्मा की जी का किताब का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रेलवे भी उसमें ऐड है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो रेलवे के बारे में जानकारी हो जाएगा अलग से। तो बच्चे कमेंट किया था, तो उसको मैं बना दिया था। ठीक है, प्री से पहले आप देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत की अगर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली रेल लाइन नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे के तहत बिछाई गई थी। प्रारंभ में यहाँ एक मीटर गेज लाइन थी जो 80 से लेके 82 के दौरान जो है राजनांदगांव तक पहुँची। 1880 से लेके 82 के दौरान जो है राजनांदगांव तक पहुँची। मतलब याद रखिएगा, नागपुर राजनांदगांव पहली रेलवे लाइन। ब्रॉड गेज जो है, तो बाद में बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने इस नेटवर्क को संभाला और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया। ठीक है, वर्ष 1888 इसी वर्ष वर्तमान छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज लाइन पर विधिवत रेल सेवाओं की शुरुआत हुई। नागपुर से राजनांदगांव होते हुए रायपुर और बिलासपुर तक ब्रॉड गेज लाइन का विस्तार इसी समय के आसपास हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में याद रखते हैं तो 1890 तक यह लाइन बिलासपुर से होते हुए रायपुर फिर आसनसोल पश्चिम बंगाल तक जुड़ गई, जिससे छत्तीसगढ़ देश के मुख्य रेल नेटवर्क से पूरी तरह से जुड़ गया। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 1888 80 से लेके 82, फिर 1888, ठीक है, उसके बाद 1890, ये 3 डेट तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए आज जो है हम 25 क्वेश्चन को देखें कि कौन-कौन से 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा लगातार ये वीडियो आते रहेगा। रोज़ आपको मैंने 10 क्वेश्चन कराने का निर्णय लिया है, तो आज मैं 15 क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हर दिन जो है ये जीएस का पीवाईक्यू एनालिसिस आएगा। इससे क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा कि कम से कम आपको ये समझ तो बैठेगा कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से पोर्शन को पढ़ना है। साथ ही वीडियो देख लेंगे आप, तो आपका एक रिवाइज़ भी हो जाएगा कि क्या-क्या याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तुरंत आप वीडियो को देख लें। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ।